यहां पर जो सबसे पहला लॉ मैं ले रहा हूं वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये लॉ 1948 में बना था और इसमें काफी सारे सुधार समय समय पर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक स्टेट का अपना एक मिनिमम वेजेस वाला लॉ है, यानी कि उतनी सैलरी से कम सैलरी किसी को नहीं दी जा सकती और ये हर एक स्टेट में अलग अलग है और ये स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनट्रेन्ड लोगों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो आपको मिनिमम जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, उससे नीचे सैलरी नहीं मिल सकती, उससे ऊपर ही मिल सकती है। तो आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कहीं आपके आसपास के लोग या आपकी सैलरी मिनिमम वेजेस से भी कम है, अगर आप आवाज उठाएंगे तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और उस कंपनी के खिलाफ काफी बड़ा एक्शन हो सकता है। दूसरा जो लॉ है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, जो कि 1952 में बना था और एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए ही ये लॉ बना हुआ है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन या एक मोटी रकम मिल जाती है। ऐसे ही प्राइवेट एम्प्लॉय के साथ करने के लिए उनकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज काट के गवर्नमेंट अपने पीएफ अकाउंट में डलवाती है, ताकि जब वो रिटायर हो तो उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार हो जाए। कोई भी कंपनी जिसके पास 20 एम्प्लॉय है या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है उसको पीएफ रजिस्ट्रेशन यानी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है और अपने एम्प्लॉय का पीएफ काटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एम्प्लॉय का पीएफ 12% कटता है उसकी बेसिक सैलरी और डीए को मिला के जितनी उसकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी और डीए को मिला के जितनी भी सैलरी बनती है उसकी, उसका 12% पीएफ में काट के जमा किया जाता है और 12% ही एम्प्लॉय यानी कंपनी वाला अपनी तरफ से पीएफ ऑफिस में जमा कराता है, यानी कि उसको 24% का लाभ मिल जाता है। तीसरा जो लॉ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, यहां तक कि मुझे भी कम कम नॉलेज थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये नॉलेज हुई। ये जो एक्ट है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि 1936 में बना था और इसका सिर्फ एक काम है कि आपकी जो सैलरी है वो टाइम से मिले। तो किसी भी कंपनी के लिए सैलरी का एक डे डिसाइड किया गया है कि इतने तारीख से पहले पहले सैलरी मिल जानी चाहिए। ये डे है 7 तारीख, यानी 7 तारीख या 7 तारीख से पहले आपको सैलरी मिल जानी चाहिए, वरना गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। तो आज के बाद अगर आपकी सैलरी लेट होती है तो आप इस चीज को अपने एचआर को बता सकते हैं या अपने सहयोगी एम्प्लॉय को भी बता सकते हैं। अगला जो लॉ है वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, 1976 में बना था और इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को अगर सेम स्किल है, सेम पोजीशन है तो सैलरी में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। काफी जगह यह देखा गया है कि अगर अकाउंट मैनेजर की जरूरत होती है वहां पर लड़का अगर हायर करते हैं तो वो उसे 25,000 रुपए महीने की सैलरी देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई लेडीज वहां हायर होती है तो उसको 20-21 हजार रुपए में ही सैलरी में उसे रख लेते हैं। तो यहां पर जो जेंडर को देखकर सैलरी का ऊपर नीचे है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। यानी कि रंग भेद या जेंडर के आधार पर आप किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते। लेडीज पुरुष दोनों समान है अगर सेम पोजीशन है, सेम स्किल है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और गवर्नमेंट अच्छी खासी कार्रवाई कर देगी उस कंपनी पर। साथ ही अगर आप कहीं नई जगह कोई जॉब करने जाते हैं जीवन में पहली बार, तो आप अपनी सैलरी को लेकर नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि उस पोजीशन की सैलरी एक्चुअल में होती कितनी है। अगला जो एक्ट है वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। यह बनाया गया है महिलाओं के लिए। यहां पर अगर कोई वुमेन्स प्रेग्नेंट है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे सेमी प्राइवेट में है,
कहीं भी अगर वो वर्क करती है तो यहां पर उस वुमेन्स को 12 वीक से लेके 26 वीक तक की पेड छुट्टी मिलती है, यानी तनख्वाह सहित छुट्टी मिलती है 12 वीक से लेके 26 वीक तक। अगर उस वुमेन्स के पहले से 2 बच्चे हैं जीवित या 2 से ज्यादा भी हैं तो भी उसे 2 वीक की पेड छुट्टी मिल जाती है बहुत ही आसानी से। और इसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी जिस दिन से मेडिकल यानी अस्पताल से पर्चा बन जाता है उसी दिन से आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर कोई मदर जिसके कोई भी बच्चा नहीं होता, अगर वो कोई बच्चा एडॉप्ट करती है तो उसको 12 वीक की पेड लीव देनी होती है कंपनी को बिना किसी शर्त के। तो आप पेड लीव ले सकते हैं 12 वीक की अगर आपने कोई बच्चा एडॉप्ट किया है तो। अगर कहीं पर भी ये सारे नियम तब लागू होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, कहीं पर भी ये सारे नियम तब लागू होते हैं अगर वहां पर 50 या 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। कोई बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कम लोग काम कर रहे हैं तो ये नियम अप्लाई नहीं होता। इससे क्या होगा, कंपनी वाले को, छोटी कंपनी वाले को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला जो एक्ट है वो है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में बनाया गया था और इसका सीधा सा काम था कि मिनिमम वेजेस मिल रहा है एम्प्लॉय को या नहीं मिल रहा है, इसका ध्यान रखना। पेमेंट सही से मिल रही है, कुछ कट तो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा इलीगल तो नहीं काटा जा रहा कि एम्प्लॉय छुट्टी करता है ज्यादा इसकी वजह से सैलरी कट रही हो, पेमेंट ऑफ बोनस तो नहीं कट रहा, इक्वल पेमेंट मिल रही है लेडीज और पुरुष को, और यहां पर वर्कर और एम्प्लॉय को सभी जितने भी नियम कायदे कानून हैं उसके हिसाब से ही सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये इस एक्ट के अंतर्गत देखा जाता है और सरकार जो है सभी जगह नजर अपनी रखती है। अगला जो एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। इसका मतलब यह था कि एम्प्लॉय के हितों की भी रक्षा की जाए और कंपनी के हितों की भी रक्षा की जाए। कंपनियों में यूनियन बन जाती है और तोड़फोड़ हो जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है एम्प्लॉय की गलती की वजह से मटेरियल में या बिल्डिंग में या जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, तो उस दौरान डिस्प्यूट जो होता है वो कोर्ट में जाता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग ही उसका निपटारा होता है ताकि एम्प्लॉय को भी ज्यादा नुकसान ना हो और कंपनी को भी ज्यादा नुकसान ना हो। या आपका ऑफिस में किसी से कुछ झगड़ा हो गया है, कोई चीज नुकसान हो गई है, कोई चीज दिक्कत हो गई है, तो इसी एक्ट के अंतर्गत सारा निपटारा होता है। अगला जो एक्ट है वो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, यानी कि हर एक एम्प्लॉय को बोनस देना बहुत जरूरी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोगों को यह नहीं पता था और यहां तक कि मुझे भी बहुत कम पता था इसके बारे में। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए तो मैंने काफी पढ़ा और यहां पर मुझे नॉलेज हुई कि इंडिया में चाहे सेमी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, सभी को बोनस देना लगातार अनिवार्य है। यानी हर एक एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा चाहे वो परफॉर्म करता हो चाहे ना करता हो। तो बोनस देना और बोनस लेना हर एक एम्प्लॉय का अधिकार है। पहली बात ये सुन लीजिए, बोनस आप कितना दे सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय का वेज होता है यानी सैलरी होती है उसका 8.33% साल में बोनस देना जरूरी है और कंपनियां देती भी है और आपको पता नहीं चलता। कैसे, मैं बताता हूं, तब तक आप ये सुन लीजिए कि 8.33 मिनिमम वेजेस देना जरूरी है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 8.33 ही मिनिमम वेजेस है। नहीं, इस नियम में लिखा गया कि 8.33% तो हर एक एम्प्लॉय का अधिकार है, साल में उसे बोनस मिलना चाहिए उसकी सैलरी का। लेकिन यह मिनिमम लिमिट नहीं है। अगर कंपनी को फायदा होता है, उसकी बैलेंस शीट में फायदा होता है, कंपनी ग्रोथ कर रही होती है, तो इस हिसाब से 20% तक का एम्प्लॉय को बोनस दिया जाना चाहिए। दिया जा सकता नहीं, दिया जाना चाहिए। 20% तक हो सकता है। लेकिन यहां पर 99% लोगों को इसलिए नहीं पता होता कि उन्होंने बोनस किसी किसी को मिलते हुए देखा है।
आपका जो सीटीसी होता है बोनस को उसमें ही कंपनी जोड़ भी लेती है और आपको वो सैलरी बताई जाती है, इसीलिए सीटीसी ज्यादा होता है और आपको इन हैंड सैलरी कम मिलती है। क्योंकि यही सारी जो नियम कायदे कानून है, इससे कंपनी बचने के लिए आपके सीटीसी में वो पैसे दिखाती है और बाद में काट लेती है और साल के अंत में आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देती है किसी किसी को। तो हर महीने आपकी सैलरी में से 1.25% के करीब बोनस ऑलरेडी काट लिया जाता है साल में आपको देने के लिए। काफी लोगों को पता चलता है, काफी लोगों को नहीं चलता, उनको लगता है कि उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको बोनस नहीं मिलता या जो परफॉर्मेंस करता है बोनस उसी को मिलता है। ऐसा नहीं है, हर एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में उसको बोनस देना जरूरी है और यह साल का 8.33% होना चाहिए मिनिमम। ज्यादा कंपनी देना चाहे तो 20 से 25% दे सकती है उसके फायदे के अकॉर्डिंग। अगला जो एक्ट है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948 में बना था और यह केवल आपका इंश्योरेंस नहीं करता, आपकी फैमिली का भी हॉस्पिटल का पूरा ध्यान रखता है। आपने देखे होंगे ईएसआई हॉस्पिटल काफी हैं, तो ईएसआई हॉस्पिटल का जो मिनिमम चार्ज होता है वो आपकी सैलरी से कट जाता है। करीब 4% आपका जो बेस है, आपकी जो सैलरी है उसका 4% डिडक्ट होता है ईएसआई के लिए। और हर एक कंपनी हर एक एम्प्लॉय का करती है, प्राइवेट हो, सेमी हो या गवर्नमेंट हो। और इसके एवज में आपको एक कार्ड मिल जाता है ईएसआई का और आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है और आपको एक हेल्थ कार्ड मिल जाता है फैमिली सहित। तो फैमिली सहित कोई भी बीमारी होती है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ईएसआई हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। फैमिली हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के द्वारा, जहां पर ज्यादातर पैसे गवर्नमेंट देती है और आपकी कंपनी देती है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, आप किसी कंपनी में है, बहुत ही मन लगा के काम करते हैं और आपने वहां पर काफी साल गुजार दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी को फायदा हुआ है आपके काम से। तो सैलरी के अलावा, बोनस के अलावा भी आपको एक, अगर कंपनी छोड़ के जाते हैं तो एक धनराशि मिलनी चाहिए जो कि कंपनी को देनी चाहिए, लेकिन कंपनी देगी नहीं और आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये लॉ बनाया गया था, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल या 5 साल से ज्यादा वर्किंग रहता है और उसके बाद उस कंपनी को छोड़ के जाता है किसी भी कंडीशन में, टर्मिनेट होके, फायर होके, रिजाइन देके, तो उसको ग्रेचुइटी अमाउंट कंपनी द्वारा दिया जाता है। अब सुन लीजिए कि ये ग्रेचुइटी अमाउंट क्या होता है। ये होता है कि एक साल में आपकी जितनी भी सैलरी है, तो एक महीने की सैलरी जो निकल के आई तो 15 दिन की सैलरी हर साल के हिसाब से ग्रेचुइटी होता है। अगर 5 साल है तो 15 गुणा 5 कर दीजिए, ठीक है, उतने दिनों की सैलरी आपको मिलेगी। अगर आपने 8 साल काम किया है तो 8 गुणा 15 वर्किंग डे कर दीजिए, उतने दिनों की सैलरी आपको मिलेगी। तो इस तरह से ग्रेचुइटी अमाउंट को भी कैलकुलेट किया जाता है और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ग्रेचुइटी अमाउंट कितना बना। एक साल का 15 दिन मानिए और जितने भी साल होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस हिसाब से जितने भी दिन बनते हैं उतने दिन की आपकी सैलरी होगी। कैसे? एक महीने की सैलरी यानी 30 दिन की सैलरी आपकी क्या है, तो अगर 120 बनता है तो उसमें 3 महीने बनते हैं, तो 3 महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे वो 10 लेबर लॉ